Good morning students. Today we are going to study about third law of motion. आज हम third law of motion के बारे में पढ़ेंगे. Okay, let us start. Okay, we were doing chapter force and law of motion. Law of motion. And today we are going to start as third law of motion. Third law of motion. Now we were talking about third law of motion. अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर देखिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है तो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो आपका थर्ड लॉ क्या कहता है? Third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. अब देखिए अगर हमारे पास सपोज इफ़ वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो इंस्टेंटेनियसली सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है. बट ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स लगते हैं वो बराबर तो होते हैं, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में लगा रहा है. दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, ठीक है. तो उनकी वैल्यू तो सेम है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का है तो उस तरफ से जो ऑब्जेक्ट लगाएगा फोर्स वो भी 5 न्यूटन की होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा. तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा. तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. स्टेट दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट. जैसे ही पहला फोर्स लगाएगा इंस्टेंटेनियसली दूसरा वापस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देगा. दीज टू फोर्सेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल. ये जो दो फोर्सेस होती हैं ये हमेशा इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में. सपोज अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो इस डायरेक्शन से लगाएगा. तो देख लीजिए मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड दैट कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपकी यूनिट के साथ होती है, ठीक है. तो आपका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है. ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब लेट अस सपोज कि देखिए इफ प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं और एक प्लेयर जो है वो फोर्स लगा रहा है फुटबॉल पे बट गलती से फुटबॉल को किक करने के बजाय वो प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर से क्या हो जाता है? टकरा जाता है. तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है जितना फोर्स इस प्लेयर ने उस प्लेयर के ऊपर लगाया है सेम उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, मतलब वो प्लेयर भी इस प्लेयर पे लगाएगा. तो जो वो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन क्या होता है? दोनों फोर्सेस का ऑपोजिट होता है. वो कहता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ. और यहाँ पर जो फोर्सेस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं उन फोर्सेस को हम एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं. दैट अपोजिंग फोर्सेस आर नोन एज action and reaction. Okay, always remember कि those opposing forces are known as action and reaction forces. Okay, now look over here. The two opposing forces are also known as action and reaction. I have already told you कि जो opposing forces आपकी दो opposing forces लगती हैं उन्हें हम कहते हैं आपका action force और आपका reaction force. Okay, now let us consider an example. देखिए हमारे पास दो spring balance हैं. एक को हमने A से डिनोट कर रखा है स्प्रिंग बैलेंस को, दूसरे को हमने B से डिनोट कर रखा है. ओके, जो स्प्रिंग बैलेंस B है वो एक तरफ से फिक्स्ड है. देखिए यहाँ पर इसको हमने वॉल के साथ जो है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है. और जो दूसरा इसका एंड है उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस A के साथ कनेक्ट कर रखा है
और दूसरा जो एंड है स्प्रिंग बैलेंस ए का वो फ्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस ए बी के ऊपर, बैलेंस बी के ऊपर फोर्स लगाता है वो फोर्स सेम होता है जो बैलेंस बी आपका बैलेंस ए पे लगाएगा, ठीक है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस ए पे ए का फोर्स बी पे लगता है वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपका स्प्रिंग बैलेंस बी ए के ऊपर अप्लाई करता है। बट फोर्सेस तो बराबर होते हैं लेकिन इनके डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ए जो बी के ऊपर अप्लाई करेगा और जो बी ए के ऊपर अप्लाई करता है फोर्स, उन दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, ठीक है। एक आपका इस तरह से लगेगा फोर्स और एक आपका इस तरह से, दोनों के डायरेक्शन जो होंगे ऑपोजिट होंगे। तो जो फोर्स स्प्रिंग बैलेंस ए बी के ऊपर लगाएगा वो फोर्स आपका एक्शन फोर्स कहलाएगा, और जो फोर्स आपका स्प्रिंग बैलेंस बी ए के ऊपर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो यही है कि तो इससे ही हमारा यहाँ पर देखिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आपस में लग रही हैं ये इक्वल होंगी, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या होंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। तो यहीं पर एक ऑल्टरनेटिव आपकी डेफिनेशन बन जाती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन के लिए आपका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ओके। The alternative statement, okay, for the third law of motion क्या बनेगा alternative statement? For every action there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. ओके, यानी आपके हर एक्शन के लिए आपको रिएक्शन मिलती है और ये रिएक्शन कैसी होती है, इक्वल होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ऑपोजिट होता है। तो थर्ड लॉ की ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड opposite reaction. For example, if we take a ball and hit the ball on the wall, ठीक है, एक बॉल लेते हैं और उसको आप वॉल पे हिट करते हैं। जब आप हिट करते हैं फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो आप इसको हिट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वॉल पे मारेंगे तो बॉल वापस आएगी। सपोज दिस इज़ अ वॉल, ओके, दिस इज़ अ वॉल, और आप बॉल को ले रहे हैं, हिट कर रहे हैं, इस बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। बॉल क्या होएगी, इस वॉल से टकराएगी और वापस सेम यही आपकी जिस फोर्स से ये बॉल इस तरफ गई है सेम उसी फोर्स से ये वापस आ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऑपोजिट। सपोज यू कैन डू लाइक दिस, अगर आप किसी बॉल लेते हो और उसको दीवार पे मारते हो तो जिस फोर्स से आप मारते हो उसी फोर्स से वो वापस आती है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, ऑपोजिट होता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, आप खुद करके देखिए, बॉल को इस तरफ इस डायरेक्शन में मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑपोजिट इस डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है। तो जो फोर्स ये फोर्स होता है, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। बट जो इनके वैल्यूज़ होती हैं मैग्नीट्यूड की वो सेम होती है। अगर ये हम सपोज़ 5 न्यूटन या 10 न्यूटन से फोर्स से हम मार रहे हैं तो सेम उसी 10 न्यूटन से वापस आती है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका बस ये ध्यान रखना है कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है आपकी, ओके। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रही है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। अगर एक्शन फोर्स 5 न्यूटन की है तो रिएक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन की होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमने फोर्स के लिए पढ़ा है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं, लेकिन इन फोर्सेस का मे नॉट
प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब इन फोर्सेस से जो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है वो भी बराबर ही मैग्नीट्यूड का हो। ऑलवेज रिमेंबर, फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन की इक्वल हो सकती हैं बट उनका एक्सेलरेशन इक्वल नहीं हो सकता है, बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। देखिए हर फोर्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है और उसके हिसाब से मास अलग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप क्या, क्योंकि देखो आपको ऐसे तो पता ही है कि फोर्स जो होता है हमारे पास दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा फोर्स तो इक्वल है, ठीक है, दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन हमारा सेम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सेम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जिस पे वो फोर्स अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट का मास भी तो डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट मास होगा तो एक्सेलरेशन भी आपका डिफ़र करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सेलरेशन जो हो वो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। ऑलवेज रिमेंबर कि इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन हमें इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं मिलता है। ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास, ओके। ना लुक ओवर हियर, यहाँ पर ये आपको क्या बना रखा है, गन है, ठीक है, और ये जो है बुलेट है, ठीक है, और यहाँ पर ये दिखा रखा है कि फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए जब भी हम गन को फायर करते हैं, ठीक है, तो हमने ट्रिगर किया, दबाया और फायर किया, तो जब भी हम गन को फायर करते हैं तो क्या होता है, देखिए गन इज़ फायर्ड, जब गन को फायर किया जाता है तो फॉरवर्ड फोर्स लगता है बुलेट पे। यहाँ से हमने गन फायर किया तो ये बुलेट है, बुलेट में फॉरवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वो फॉरवर्ड फोर्स लगता है बुलेट में, बुलेट आपका एक्सर्ट करता है बराबर इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द गन। तो जैसे ही फोर्स लगा, बुलेट हुई फायर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका बराबर फोर्स लगता है गन के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट क्या है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि देखिए जो गन है उसका मास जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन बुलेट। अब गन जो है वो बुलेट के कंपैरिजन में, अब देखिए बुलेट कितनी छोटी सी होती है और गन कितनी बड़ी होती है, तो इसके कंपैरिजन में जो इसका मास है, गन का मास है, वो बुलेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास अगर बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होएगी, ताकि फोर्स क्या रहे, फोर्स को तो हमने बराबर ही रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम कहते हैं देखो फोर्स तो बराबर लगता है, कहते हैं शुरू में गन फायर किया, फॉरवर्ड फोर्स लग गया बुलेट पे और बुलेट ने भी सेम फोर्स लगा दिया गन पे। अब ये फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अगर देखिए एक का मास ज़्यादा है, जैसे हमारी गन का मास ज़्यादा है, तो अगर इसका मास ज़्यादा हो जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है गन की एक्सेलरेशन होगी कम, बहुत कम होगी बुलेट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जब हम फायर करते हैं गन तो गन इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट करती है, वेयर एज जो गन से फायर करते हैं बुलेट बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करती है, बट गन से हमें पीछे जर्क लगता है, ठीक है। एक्सेलरेट तो गन भी करती है बट उसका एक्सेलरेशन कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम फायर करते हैं गन तो आपने देखा होगा गन जो है वो पीछे को बैकवर्ड मोशन करती है, लेकिन जो बैकवर्ड उसको पुश लगता है वो जो है उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अगर हम बात करें फोर्स की, दोनों केसेस में फोर्स बराबर होगा। मास के केस, ये आपको सपोज ले लिया हमने गन का केस और ये सपोज हमने ले लिया बुलेट का केस, ठीक है। तो अगर हम किसी में आपका मास ज़्यादा है, देखिए गन में मास ज़्यादा है,
ठीक है। फोर्स तो हमने सेम ही रखना है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए फोर्स की। तो अगर इसमें अगर आपका मास ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और बुलेट के केस में आपका मास कम होता है तो उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा, ताकि हमारा फोर्स क्या रहे, दोनों पे सेम रहे, क्योंकि फोर्स तो सेम लगेगा। समझ गए ना बात। तो फोर्स सेम लगता है लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, आपका एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। एक्सेलरेशन डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, जो जिससे आपका बुलेट एक्सेलरेट करेगा वो जो फोर्स तो सेम है लेकिन इसका एक्सेलरेशन बुलेट का ज़्यादा होगा, वेराज गन का जो एक्सेलरेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तभी तो जब भी हम गन में से फायर किया बुलेट, तो बुलेट एकदम तेज़ी से जाती है, पता तक नहीं चलता उसका, इतनी स्पीड होती है, ठीक है। वेराज अगर हम बात करते हैं गन की, तो गन भी आपका जो है एक्सेलरेट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बट उसकी एक्सेलरेशन की स्पीड जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इट इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए जब भी गन को फायर किया जाता है तो उस पर फॉरवर्ड फोर्स लगती है बुलेट पे, सेम बुलेट जो है सेम इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगाता है गन पे, लेकिन क्योंकि गन का जो मास होता है वो बुलेट से ज़्यादा होता है, इसीलिए जो गन का एक्सेलरेशन होता है वो बुलेट से लेस होता है। इट इज़ आज इन द एग्ज़ाम इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज़ लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इवन दो दे आर both having same equal and opposite forces, so why it is so? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम फायर करते हैं गन, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है फोर्सेस सेम लगते हैं, क्योंकि गन का मास ज़्यादा होता है तो इसीलिए उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कम होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मास ऑब्वियस सी बात है, गन इतनी बड़ी है इसका मास ज़्यादा ही होगा, एक बुलेट छोटी सी इसका मास कम होगा। अब जिसका मास कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके।